सेबी का जो नया नियम आने वाला था म्यूचुअल फंड्स को लेके वो फाइनली आ चुका है। और आज अगर आप जाके एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन के ऊपर ये सर्विस चेक कर सकते हो तो इस सर्विस का फायदा भी उठा सकते हो। तो रिसेंटली मैंने अपडेट भी दिया था, सेबी का सर्कुलर आया था कि सेबी आपको ऑप्शन देने वाली है कि आप अपने म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है उसको आप फ्रीज कर सकते हो, अपनी मर्जी से फ्रीज और अनफ्रीज मतलब लॉक और अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे उसको लेकर अपडेट आ चुका है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेज है जहां पे आपको ये सर्विस अवेलेबल मिल रही है। तो यहाँ पे 361 जो कि पहले आईआईएफएल थी, बड़ौदा बीएनबी परिवास, पीपीएफएस मतलब पराग पारिख, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ग्रो, हीलियोस, आईसीआईसीआई, आईटीआई, जेएम, एलआईसी, पीजीआईएम, सैमको, श्रीराम ट्रस्ट और वाइटोक। इन म्यूचुअल फंड 15 टोटल म्यूचुअल फंड हाउसेज है जहां पे आपको लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिल रहा है, जहां पे आप अपने जो होल्डिंग है उसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो बच जा रहे हैं एचडीएफसी, मोतीलाल क्वांट, ये सब जो है एक्सिस वगैरह, इन सब के अंदर अभी ये ऑप्शन नहीं आया है। जल्द ही इन सब के अंदर भी ये ऑप्शन आ जाएगा। डिटेल में आपको बताता हूं कैसे कैसे ये काम करेगा, कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है एप्लीकेबिलिटी एंड हु ऑल कैन एग्जीक्यूट। तो हर कोई मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन है, किस टाइप के इन्वेस्टर इसको कर सकते हैं। तो हर कोई इसको कर सकता है। रेसिडेंट इन्वेस्टर हो इंडिया का, नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर हो इंडिया का, माइनर अकाउंट हो, ज्वाइंट अकाउंट हो, हर कोई हर अकाउंट के अंदर ये चीज जो है किया जा सकता है। माइनर अकाउंट में होगा तो जो गार्जियन है उसके उनकी मर्जी से होगा, और ज्वाइंट अकाउंट है तो जो फर्स्ट होल्डर है उसकी मर्जी से होगा। लेकिन हर कोई इन्वेस्टर अपने फोलियो को फ्रीज कर सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर। दूसरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो देखिए ये जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है या फिर लॉक का जो प्रोसेस है ये डीमैट के अंदर भी हो सकता है, आपकी होल्डिंग डीमैट में है तो भी हो सकता है, और आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्डिंग है तो भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, रिक्वायरमेंट बस इतना है कि आपका केवाईसी बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा जो ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है वो भी बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए। अगर मिसिंग है कुछ भी, मोबाइल और ईमेल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है तो फिर आप इस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा पाओगे। और अब तो आप अगर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ये सब नहीं है आपके अकाउंट में एडेड तो आप तो इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, और लॉक अनलॉक तो फिर दूर की चीज हो जाती है। तो कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है लॉक और अनलॉक के लिए। अब जो ऑप्शंस है फ्रीजिंग का या जो लॉकिंग का फीचर है, तो जो ऑप्शन है वो दो तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। पहला है कि सिर्फ आप डेबिट ट्रांजैक्शन को फ्रीज करो, लॉक करो, जहां पे आपका जो फोलियो है उसके अंदर से 1 रुपया भी जब तक वो लॉक रहेगा तब तक रिडीम नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि डेबिट फ्रीज तो आप कर ही सकते हो, बट इसके साथ नॉन फाइनेंस ट्रांजैक्शन जो है उनको भी आप लॉक कर सकते हो। अब नॉन फाइनेंस ट्रांजैक्शन को आप लॉक कर दोगे तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका जो नंबर, ईमेल या नॉमिनी ये सब जो है ये सब भी चेंज नहीं होगा, एड्रेस वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ डेबिट को फ्रीज करते हो तो सिर्फ पैसा नहीं निकलेगा, बाकी सब कुछ चेंज हो सकता है। चलिए इससे आगे आते हैं। तो प्रोसेस फॉर लॉकिंग, तो लॉक करने का प्रोसेस एकदम सिंपल है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि कोई नहीं, एकदम बेसिक से बेसिक, थोड़ी बहुत भी जो मोबाइल यूज कर लेता है वो कर लेगा। तो सिंपली एमएफ सेंट्रल के बारे में सब किसी को पता है, तो आपको ये जो सुविधा है वो एमएफ सेंट्रल के थ्रू ही दी जा रही। एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन हो सकता है आपके मोबाइल में नहीं हो तो आपको उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, लॉगिन वगैरह सब सिंपल कर लेते हो। जैसे एमएफ सेंट्रल में आपको बाकी सारी चीजें मिलती हैं तो बाकी सारे ऑप्शंस तो थे ही, बट वहीं पे एक आपको फोलियो लॉक का ऑप्शन भी मिलेगा, बस सिंपल, और कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें करने की जरूरत नहीं है। बस बाकी सब जो ऑप्शन थे, आप अपना पोर्टफोलियो देखते थे, डैशबोर्ड देखते थे, तो वहीं पे लॉक का ऑप्शन मिलेगा। और जब आप लॉक के अंदर जाओगे तो आपको चूज करने का ऑप्शन मिलेगा कि कौन से एएमसी का कौन सा फोलियो नंबर आपको लॉक करना है।
वहां पे चूज करके, और जैसे ही आप ओके करोगे आपके मोबाइल नंबर पे आएगा ओटीपी, बस ओटीपी डालना है, हो गया लॉक, हो गया लॉक। वहां से रजिस्ट्रार जो आरटीए है उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा लॉक करने का, वो लॉक कर देगा। क्लियर है? और अनलॉक करने का जो ऑप्शन है वो भी इतना ही आसान है। लॉक जैसे ही आप कर दोगे तो उस पर टिक लग जाएगा, एक लॉक आपको दिखाने लगेगा वहां पे, और उसी लॉक वाले फोलियो पे आप क्लिक करोगे तो आपको अनलॉक का भी ऑप्शन देगा। अनलॉक का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा और ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि लॉक के ऑप्शन में तो सिर्फ आप मोबाइल नंबर या ईमेल पे ओटीपी लेके लॉक कर सकते हो, लेकिन अनलॉक में आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल दोनों पे ओटीपी जाएगा, और दोनों ओटीपी को आपको वैलिडेट करना होगा। और जैसे आप ओटीपी डाल के वैलिडेट करोगे, आरटीए को वहां पे रिक्वेस्ट जाएगी कि इस फोलियो को अनलॉक कर देना है, वो अनलॉक हो जाएगा। तो इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपका नॉर्मल पोर्टफोलियो दिखता है एमएफ सेंट्रल में, वही चीज है, बस लॉक करना है तो लॉक करके ओटीपी डाल के वैलिडेट कर दीजिए, अनलॉक करना है तो लॉक वाले पे अनलॉक क्लिक करके उस पे ओटीपी डाल के वैलिडेट कर दीजिए, हो जाएगा। 1-2 दिनों में काम हो जाएगा आपका। डीमेट वाला जो फोलियो है, डीमेट वाला जो इन्वेस्टमेंट है, वो कैसे लॉक होगा? तो डीमेट वाला या इन्वेस्टमेंट जो है वो एमएफ सेंट्रल से डायरेक्टली लॉक नहीं होगा। एमएफ सेंट्रल से जो आप लॉक कर रहे हैं वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वाला लॉक हो रहा है, और वहां पे आरटीए लॉक कर रहा है उसको। लेकिन डीमेट वाले में तो आरटीए का कुछ चलेगा नहीं, तो डीमेट वाले के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा एमएफ सेंट्रल पे ही, जो डीमेट होल्डिंग अलग दिखाती है, उस डीमेट होल्डिंग पे आप क्लिक करके वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और वहां पे जैसे आप लॉक के लिए ओके करोगे तो आपको जो डिपॉजिटरी है, जैसे मान लीजिए सीडीएसएल है, तो वहां पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, एंड देन वहां से आप अपने फोलियो को लॉक कर पाओगे। डीमेट का पूरा सिस्टम अलग होता है, एसओए का अलग होता है, पता है आपको। एसओए का सब कुछ आरटीए करता है, डीमेट का सब कुछ डिपॉजिटरी करता है, तो वो करेगा वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ जाता है, ट्रांजैक्शन कौन सा अलाउ होगा लॉक जब फोलियो है तो देखिए, लॉक फोलियो में किसी तरीके का आपने डेबिट, फ्रीज प्लस नॉन फाइनेंस ट्रांजैक्शन को लॉक कर दिया तो आपको आपके फोलियो में पत्ता भी नहीं हिलेगा, एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला वहां पे कुछ। जो आईडीसीडब्ल्यू स्कीम है, जो मंथली आ रहा है पेमेंट, वो आते रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा मतलब मंथली या जब भी आईडीसीडब्ल्यू का अनाउंसमेंट होता है वो कट के वो आएगा ही। इसके अलावा अगर रेगुलेटरी कुछ चेंज होता है और उसके कारण कुछ चेंज करना है, तो क्योंकि रेगुलेटर का परमिशन मिल रहा है तो वहां पे कुछ चेंज किया जा सकता है। प्लस जो आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट वाला जो होता है सिस्टम, वो भी होता रहेगा। इसके अलावा जो पहले से लॉक करने से पहले से अगर एसडब्ल्यूपी सेट है, एसडब्ल्यूपी एसटीपी वगैरह सेट है लॉक करने के पहले से, तो वो जिस तरीके से सेट है उसी फ्लो में चलती रहेगी। मतलब आपने पहले एसडब्ल्यूपी सेट कर दिया और उसके बाद मतलब एसडब्ल्यूपी का इंस्ट्रक्शन भेज दिया है और वो सेट हो चुका है, आपका मंथली पैसा हर महीने आ रहा है, उसके बाद आप फोलियो को लॉक भी कर देते हो तो वो रुकेगा नहीं, वो हर महीने आता ही रहेगा। ये चीज क्लियर है। सेकंड यहां पे क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांजैक्शन अलाउड ओनली आफ्टर अनलॉकिंग द फोलियोस। तो पहले हमने जान लिया कि लॉक है तो क्या क्या होगा, लॉक है तो कुछ नहीं होगा, सब बंद हो गया। अनलॉक होने के बाद ही आपने जो फुल्ली लॉक किया है उसको फुल्ली अनलॉक करोगे, उसके बाद ही अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना हो या ईमेल अपडेट करना हो, एड्रेस अपडेट करना हो, नॉमिनी अपडेट करना हो या नॉमिनी को कैंसिल करना हो, ये सारी चीजें, या पैसा निकालना हो, एसटीपी करना हो, दिस दैट, जितनी भी 50 तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सब कुछ अनलॉक करने के बाद ही कर पाओगे। अब कई सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए हमने लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद नंबर का एक्सेस मेरा खत्म हो गया या ईमेल का एक्सेस खत्म हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? हमने अगर नॉन फाइनेंस और फाइनेंस दोनों को लॉक कर दिया और उसके बाद भाई ईमेल मेरा नहीं, हम ईमेल को एक्सेस कर पाएंगे, तो फिर अनलॉक ही नहीं होगा। तो देखिए, डेफिनेटली अगर इस तरीके की परेशानी आती है तो आपको आरटीए से बात करना होगा, जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए कैम्स है, कई सारी एएमसीज का, के फिनटेक है, तो आपको वहां पे कस्टमर केयर से बात करके
समझना होगा अगर आपका ऑफिस नहीं है। वैसे तो छोटे से छोटे शहर में म्यूचुअल फंड के भी सारे ऑफिसेज हैं अवेलेबल, जो भी बड़ी म्यूचुअल फंड हाउसेज है, उसके अलावा आरटीएस के भी ऑफिस अवेलेबल हैं। तो अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि मोबाइल नंबर का एक्सेस चला गया, ईमेल का एक्सेस चला गया, तो सबसे बेस्ट तो तरीका है कि आप ऑफलाइन जाइए, वहां पे आपको कुछ प्रोसीजर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा लॉक करके मोबाइल ईमेल खत्म गया तो बस अब पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है कभी। तो वहां पे आप कुछ प्रोसेस आपको बताए जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे और फिर आपका हो जाएगा, जो भी आपको परेशानी है वो खत्म। और अगर ऑफिस नहीं है, अगर आप इतने रिमोट एरिया में रह रहे हैं जहां पे ऑफिस नहीं है, ऑफिस तक पहुंचना मुश्किल है, तो आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। लेकिन प्रायोरिटी हमेशा ये रखिए कि कुछ भी परेशानी आती है तो हम ऑफिस में चले जाएं, ऑफलाइन, वहां पे सबसे बेटर तरीके से आपके परेशानी को दूर किया जा सकता है। उम्मीद है हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसको लेकर और भी कुछ क्वेश्चन है आपका तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहते हो तो देखो, कई सारे लोगों के लिए ये फायदे की चीज हो सकती है, जिनको लगता है कि कहीं मेरे इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ स्कैम ना हो जाए, क्या कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो वो पूरी तरीके से लॉक करके रख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। और जहां तक जैसे मुझे, क्या मैं लॉक करूंगा? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ जरूरत ही नहीं है लॉक करने की, पड़ा हुआ है वहां पे, जब निकालना होगा निकाल लेंगे, तो मुझे लॉक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, जैसे नाम नंबर बदल के कई बार ऐसा आया है कि ऑफलाइन एएमसी के जो ब्रांचेस होते हैं वहां पे कुछ घोटाले छोटे मोटे किए गए हैं। तो अगर इस तरीके का उसे ब्लॉक कर दिया जाए अगर नॉन फाइनेंस एंड फाइनेंस ट्रांजेक्शन को, तो आपका नाम नंबर भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा, कोई किसी तरीके की उल्टा सीधा कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो एक तरीके से सेफ्टी के लिए एक स्टेप वहां पे ऐड हो जा रहा है। ज्यादा कुछ बेनिफिट मुझे लगता नहीं है इसका है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना।